दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की आज इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ मैं कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके सामने यहाँ पर। तो बनी रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आईआरएफसी इज द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। ये आपको पता होगा, आईआरएफसी जो है भारत सरकार की एक एंटरप्राइज है, ठीक है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है। और आपको ये पता होगा, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करता है, ठीक है। द कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। कंपनी का जो मेन बिजनेस है क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, डिपॉजिट टेकिंग, तो वो क्या करते हैं कि वो उनसे लोन लेना है कंपनी का काम, ठीक है। बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द। अब ये उस पैसे का क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं कि अगर कोई रेलवे के एसेट का एक्वायर करना हो, कोई रेलवे के एसेट को बनाना हो, तो वहां पर ये कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करती है, मतलब उनको पैसा देती है रेलवे को, ठीक है। इनके कुछ ऑपरेशंस है जिसमें से लीजिंग ऑपरेशंस आता है, इसी के साथ साथ लैंडिंग ऑपरेशंस आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर कुछ पैसे देने हो तो रेलवे को ये पैसे भी दे देते हैं। यहाँ से बोरोविंग ऑपरेशंस आते हैं। अगर रेवेन्यू के स्प्लिट की बात करूँ तो देखिए, जो लीज इनकम कंपनी की होती है, जैसे उसके बाद जो ये प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके बाद ये रेलवे को थमा देते हैं कि चलाओ जाके। अब जो वहाँ से लीज देते हैं उससे इनकम आती है 75% आई थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है। वहीं 20 में आई थी 80%। इसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट इनकम आई थी 25% फाइनेंशियल ईयर 21 में आई थी, और इसके साथ साथ 20% आई थी फाइनेंशियल ईयर 20 में, ठीक है। इसी के साथ साथ आईपीओ आया था। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर होंगे। देखिए, जनवरी 2021 में कंपनी का आईपीओ आया था 178 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। प्राइस बैंड आपको दिख रहा होगा 26 रुपए पर इक्विटी शेयर। बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे यहाँ से। प्राइस बैंड होगा 26 रुपए पर इक्विटी शेयर। और फ्रेंड्स, यहाँ से सारी चीजें अब खत्म होती हैं। मैंने कंपनी का बिजनेस समझा दिया आपको। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। ये देखो फंडामेंटल्स, इसके मार्केट कैप देखो 43,257 करोड़ की। अब कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप कंपनी हो गई है। करंट प्राइस इसका कितना चल रहा है, 33 रुपए। अब देखो मैं बात करता हूँ, आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर होंगे। देखिए, बहुत सारा हु हल्ला चलता है कि आईआरएफसी शेयर, आपने देखा होगा 100 रुपए टारगेट आ गया, 200 रुपए टारगेट आ गया। 2021 में कंपनी लिस्ट हुई। लिस्ट कितने पे हुई, 26 रुपए पे, ठीक है। सोचना जरा, बहुत ध्यान से सोचना ये चीज। 26 रुपए पे लिस्ट हुई कंपनी। आज समय कितना चल रहा है, 2023, मतलब 2 साल में कंपनी केवल 26 रुपए से निकल के 33 रुपए आ पाई। कितना रुपए बढ़ा, 26, 4, 30 और 3, 33, 7 रुपए केवल बढ़ा है। कितने सालों में, 2 सालों में। अब मेरे मित्र, आप ये बताओ, अगर जैसे आपके पास वाकरांगी नामक शेयर है, आपके पास कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर जैसे शेयर है, आपके पास हडको है, आपके पास आरवीएनएल है, कुछ ऐसे शेयर है जो कि बहुत, इससे मार्केट कैप भी कम रखते हैं ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो सोच के देखो, एटलीस्ट उन शेयर को भी आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। मेरे मित्र, आप अगर अपने पास 100 शेयर खरीदो, मेरे मित्र मैं यही बताऊंगा, अगर बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हो तो मुश्किल से कहो 5 शेयर ऐसे हों कि आप खरीदो, शेयर ऊपर जाए। नहीं तो 95 शेयर ऐसे होंगे जब भी आप खरीदोगे तभी वो शेयर गिरेगा। आप इस चीज को हमेशा माइंड में ध्यान रख के चलना। जब भी कोई आप शेयर खरीदोगे वो शेयर नीचे जरूर जाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एलएनटी, वेदांता, इन शेयरों को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां तक कि इस समय इन्फोसिस भी 30% के आसपास नीचे हैं, टीसीएस भी 20 से 25% नीचे है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, विप्रो तो ऑलमोस्ट 50% टूट गया। फिर अगर कोई आपका छोटा सा शेयर अगर 20-30% टूट जाता है तो दिक्कत नहीं है। आज आपकी स्ट्रेटेजी ही हमेशा यही होनी चाहिए, जब आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को पकड़ो तो आपकी नज़र केवल एक चीज़ पर होनी चाहिए कि जैसे आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए आईआरएफसी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं आज की डेट पे केवल करूंगा 2 लाख रुपए। शेयर को जो ऊपर जाना है तो जाने दो, मैं नहीं खरीद रहा। लेकिन अगर शेयर नीचे गिरता है तो मैं, ताकि एक्यूमुलेट कर सकूं वहां से। ये एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी होती है। और एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को 2 साल देता है। फिर 2 साल के बाद आप रिव्यू करो। अगर रिटर्न आ रहा है तो रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं। अगर रिटर्न नहीं आ रहा तो फिर उस पर सीखने की जरूरत है कि ऐसे क्या पॉइंट रहे जिसकी वजह से ये शेयर 2 साल के बाद भी रिटर्न नहीं दे रहा। नंबर 1 फैक्टर आएगा कि फंडामेंटल्स वीक होंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक होंगे तभी कोई शेयर नीचे आता है, अदरवाइज शेयर नीचे आता ही नहीं है। तो जो, अगर मैं वक्रांगी की बात करूं, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है।
अगर मैं बात करूं कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर की, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। IRFC की मैं बात करूं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो आपको डरने की चीज़ होती नहीं। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बुक वैल्यू जो है उसके आसपास ही तीनों कंपनियां हैं, तो डरने की जरूरत है नहीं। फिर भी आप अपनी तरफ से एक एनालिसिस करें, अपना रिस्क देखें, और फिर भी आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें मार्केट में, क्योंकि जब आपका पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो बहुत कुछ मिलता है। और मेरा काम क्या है यहाँ पर, केवल नॉलेज को प्रोवाइड करना। तो मेरे मित्र, इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर टारगेट चल रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। तो ऑलमोस्ट हाथी हाथी निकल गया, बस थोड़े से सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है ताकि वो 1000 तक पहुंच जाए। तो मेरा मानना है जितना भी व्यूवर्स हमारा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 के पार पहुंचाए और एक गाना गाए, अब की बार 1000 पार, इसी वीडियो के साथ। करंट मार्केट प्राइस 33 रुपये 10 पैसे का चल रहा है। हाई 37 रुपये 10 पैसे का लगाया, लो इसने 19 रुपये 30 पैसे का लगाया। सोच के देख रहे हो मेरे मित्र, अब किसी को ये थोड़ी ना पता था कि यार 26 रुपये पे लिस्ट होगी कंपनी, 19 रुपये आ जाएगी। ये बहुत ही रेयर केस वालों के साथ हुआ होगा। और जिन्होंने ये 26 रुपये में IPO लगा होगा वो मैक्सिमम तो छोड़ के भाग गए होंगे। मैं एक अपने मित्र को जानता हूँ, उसने 26 रुपये IPO लगाया, इवन 19 रुपये 30 पैसे पे गया, वो भूल गया था। वो कहता है ठीक है, पड़ा रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो आज देख लो, आज वो जब ये शेयर प्राइस 37 रुपये गया तो भी उसको दुख नहीं था, क्योंकि उसने यही सोच के डाला कि वो भूल चुका था। आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी यही होनी चाहिए। आपका कभी भी शेयर मार्केट में एक मोटिव पैसा कमाने का नहीं होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मतलब कंपनी को खरीदते हो, और जब आप अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस कंपनी को बेचते नहीं हो आप, नो मैटर व्हाट की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्या आ जाए। ठीक है, स्टॉक के PE की बात करेंगे, 6.69 के PE मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड होते हुए आपको दिख रही है, जो कि बताती है कि बहुत सस्ती है। डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, कहीं ना कहीं सेविंग बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा है तो उससे अच्छा तो ये डिविडेंड ही दे देता है। 4.23% के हिसाब से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वीक है। एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी मानते हैं कि जिस भी कंपनी का ये दोनों ही 20% होते हैं वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अगर उसके लिहाज से देखें तो बहुत वीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है, और हालांकि एक घंटी लटक रही है इस कंपनी पर OFS की। जैसे ही OFS आएगा शेयर वापस से नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। पर चूंकि मेरे मित्र, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस कंपनी का OFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी नहीं लाएगी, क्योंकि बजट पर आपकी निगाहें सभी की होनी चाहिए, क्योंकि बजट में रेलवे के लिए बहुत बड़ा अप्रूवल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शेयर यहाँ से भी डबल कर सकता है। अब अगर वहीं मैं बात करूं दिसंबर 2021 की सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स देखिए 5096 करोड़ की जहां सेल्स हुआ करती थी, वहीं कंपनी की सितंबर 2022 में सेल 5810 हो गई। तो 5096 से 5810, ऑलमोस्ट 20% भी सेल नहीं बढ़ी। एक्सपेंस की बात करेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस देखिए, जहां कंपनी का एक्सपेंस 9 करोड़ का हुआ करता था, वहीं कंपनी का एक्सपेंस इस समय 34 करोड़ का हो रहा है। एक्सपेंस बहुत तेजी से आगे जा रहा है, पर सेल उस हिसाब से आगे नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, एक्सपेंस कम होता है और सेल ज़्यादा है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे 0.07% एम्प्लॉय कॉस्ट लगती है। इसका मतलब कंपनी को जो मार्जिन्स है वो बहुत भर के मार्जिन्स मिलते होंगे। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की बात करूंगा कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहा है। जहां जून क्वार्टर की बात करें 1662 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं 1714 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 1 रुपये 27 पैसे का, 1 रुपये 31 पैसे का अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली पिछले 3 क्वार्टर से बात करें तो इंक्रीज होते हुए ही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा कि मार्च 2021, मार्च 2022 एंड सितंबर 2022 में आप शेयर कैपिटल देखेंगे तो शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ है। जहां शेयर कैपिटल 13,069 करोड़ की हुआ करती थी, वहां आज भी 13,069 करोड़ की है। पर अगर मैं वहीं मार्च 2020 से देखूं तो शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट है। मैं इसी चीज़ की चर्चा आपके सामने करने जा रहा था। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा आपसे रिजर्व एंड सरप्लस की। 30,481 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। पर यहाँ पर एक कंसर्न ये है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है कंपनी के अंदर, चूंकि कंपनी का काम ही यही है तो इस चीज़ को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। फिर भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी ने ले रखी है 3,86,716 करोड़ की। पर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर ये कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसको बैंक डिफॉल्ट कर देता है NPA पर। भारत सरकार की चूंकि ये कंपनी है, इसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से NPA क्रिएट नहीं करती है कंपनी। जब भी इस लोन से रिलेटेड डिफॉल्ट होगा तो ये कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है, कि आपका पैसा NPA नहीं किया जाएगा और कंपनी की बैलेंस शीट या बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर कोई इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये देख के देखो यार कि जो इसका कैश फ्लो है वक्रांगी का भी पॉजिटिव है, कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर का भी कैश फ्लो कम है पर पॉजिटिव है। पर इसका कैश फ्लो देखो यार, मार्च 2022 में नेगेटिव कैश फ्लो है। फिर भी कंपनी कितने रुपए पे है? 33 रुपए के आसपास कंपनी घूम रही है। उनके शेयर 33 रुपए से दोनों काम है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं वो। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा।
इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये IRFC की मैं यहाँ चर्चा कर रहा था 151 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। तो इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि मार्च 2023 में अगर इसका नेट नेगेटिव कैश फ्लो और आगे बढ़ते हुए देखने को मिला तो डेफिनेटली ये कंपनी और भी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है आपको। इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इसके साथ इक्विटी है वो भी 20% से कम है, नेगेटिव मतलब 20% से कम है। इसी के साथ साथ जो मैंने कैश फ्लो दिखाया वो भी नेगेटिव है। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, जो डेटर डेज हैं वो भी कुछ खास है नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो कम होते हुए देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एक नेगेटिव पॉइंट और है कि जो नए इन्वेस्टर है उनको हालांकि खास तर इन नेगेटिव पॉइंट से डरना चाहिए, क्योंकि कंपनी का OFS भी आ सकता है। पर क्या कंपनी बेकार है? कंपनी फ्रेंड्स बेकार बिल्कुल नहीं है। एक तो भारत सरकार की मोनोपोली कंपनी है, इसी के साथ साथ रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी अगर मैं बताऊं आपसे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी अब ऐसा लगता है कि रेलवे की बैलेंस शीट को सुधारा जाए, इसके लिए बहुत सारी मुहिम वो चला रही है और काम भी कर रही है। तो जैसे जैसे बैलेंस शीट सुधरेगी वैसे वैसे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे जैसे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे इन्वेस्टर्स वापस से इस कंपनी के अंदर आएगा और फाइनली रिटेल इन्वेस्टर को भी पैसा बनाते हुए कंपनी देते हुए जाएगी। प्रोमोटर की अगर बात करें तो OFS डेफिनेटली कंपनी के अंदर आ सकता है, क्योंकि प्रोमोटर के पास अभी 86% है। विद इन 3 ईयर इसको OFS लेके आना पड़ेगा। फिर भी अगर ये चूंकि भारत सरकार की कंपनी है तो रूल्स में इंप्लीमेंट हो सकते हैं। FIIs की बात करेंगे तो FIIs कंपनी से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। DIIs की बात करें DIIs भी कंपनी से निकलते हुए देखने को मिले। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने जहां 9.19% स्टेक होल्ड करते थे, वहीं पब्लिक आज की डेट पे 9.66% का स्टेक होल्ड करते हुए चल रही है। पब्लिक का स्टेक इंक्रीज हुआ है, तो ये पब्लिक की वजह से केवल शेयर दौड़ रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो जहां 3,79,66,558 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसमें से 97,21,552 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा 25.61%। इसका मतलब है पब्लिक बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर रही है। तो मेरा भी यही मानना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे गिरता जाए आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, पर चूंकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के जो पीछे का मोटिव है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर जोर डाल रही है, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रही है। तो डेफिनेटली जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक ऐसे जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं इनमें बूम आता रहेगा। तो इस वजह से आपको कुछ प्रोस हैं कुछ कॉन्स हैं इस कंपनी की। जो मुझे इस कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ भाई है वो भाई है कि जब से ये IPO लेके आए हैं तब से इसने डिविडेंड बहुत डिसेंट दिया है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो भी 1 रुपये से ऊपर डिविडेंड इन्होंने रखा, करीब करीब 5%। और जब मैं 2022 की बात करूं तो भी इन्होंने करीब करीब 1% के ऊपर, 1 रुपये के ऊपर, यानी कि 5% के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड के लिहाज से भी कंपनियां इंपॉर्टेंट हो जाती। तो मेरे मित्र, आपको मैंने सब कुछ बता दिया इस कंपनी से रिलेटेड। मैंने कंपनी का बिजनेस बताया, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको दिखाए, कंपनी का मैंने दिखाया कि डिविडेंड भी आया है। अच्छा, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे मित्र, किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम आपका नज़रिया 2 साल का होना चाहिए। इसके पहले अगर आप बेच से खरीदते हैं तो डेफिनेटली वो आप फिर कहीं ना कहीं स्पेकुलेट कर रहे होते हो, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे होते हो। शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ फैलाया जाता है कि 1 रुपये से 100 करोड़ बन गया शॉर्ट टर्म में, वो केवल बाय लक बनता है। अब चूंकि अगर आप रिसर्च, अगर आपके मेहनत से कोई पैसा बनता है तो वो डेफिनेटली टाइम लेता है थोड़ा सा, पर अगर वो टाइम लेता है तो डेफिनेटली आपको वो श्योर शॉट भी करता है कि मैं कुछ ना कुछ आपको देके जाऊंगा। तो मैं लक पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा लक कभी काम नहीं करा। मैं हमेशा अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करता हूँ। तो इसी हार्ड वर्क के साथ मैं आपके सामने फंडामेंटल्स भी आपको बताता हूँ, बिजनेस भी बताता हूँ, पास्ट रिकॉर्ड भी बताता हूँ कंपनी का। तो यहीं से मैं वीडियो को समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स। कल फिर से आपके सामने एक नई कंपनी की अनबॉक्सिंग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।